Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है What are the high risks sign in pregnancy. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए. कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. What are the signs of high risk in pregnancy. तो देखिए, जब हमें कंसीव हो जाता है तो एक तो हम एक्साइटेड तो होते हैं, खुशी बहुत होती है, लेकिन एक जो फीमेल होती है ना, उसको फिर ये टेंशन ज़्यादा होती है कि बस उसका बेबी ठीक रहे, है ना. एट द एंड तो हम बच्चे से ही कंसर्न होते हैं कि बेबी हमारा ठीक रहना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में टेंशन लेते हैं, जैसे कि खाना ठीक खा रहे हैं कि नहीं, या फिर हमें कोई ऐसा हम मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, फिज़िकली हम कुछ गलत झुक तो नहीं रहे हैं, कोई हैवी वेट तो नहीं उठा रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना. लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिनको हमने रोज़मर्रा, अगर हम काम कर भी रहे होते हैं, जैसे किसी काम में बिज़ी भी हैं, तो हम इग्नोर कर देते हैं. लेकिन वो साइंस इग्नोर नहीं करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कल को हमारे बेबी के लिए. ठीक है, तो उसके बारे में बात करूँगी. तो सबसे पहली जो चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, वो है फीटल मूवमेंट, बच्चे की मूवमेंट. तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे हमें पता है कि 5th मंथ से जो बच्चे की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, हर किसी की बॉडी पे भी डिपेंड करता है, वेरी करती है हर किसी की बॉडी. ठीक है, तो किसी को 5th मंथ की स्टार्टिंग में हो जाएगा, किसी को मिड में होगा, किसी को एंड में भी स्टार्ट हो सकता है 5th मंथ के. तो बेसिकली 5th मंथ से स्टार्ट हो जाता है और टिल 8th मंथ तक जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है. ठीक है, लेकिन जैसे ही 9th मंथ आता है तो मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है. अब मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरा 8th मंथ ख़त्म हुआ तो जस्ट 9th अभी स्टार्ट ही होने वाला था. तो क्या हुआ कि मैंने 2 दिन देखा कि मेरा बच्चा ना मूवमेंट नहीं कर रहा. तो मैंने फर्स्ट डे क्या किया, कुछ खाया, जैसे मिनिमम 2 आवर्स में बच्चे को मूवमेंट करनी चाहिए. बच्चे ने वैसे मूवमेंट नहीं की, तो मैंने कुछ मीठा खा के देखा, तो उसके थोड़े टाइम के आधे घंटे के बाद मेरे बच्चे ने मूवमेंट कर दी, तो मैं रिलैक्स हो गई. लेकिन यही सेम चीज़ सेकेंड डे भी, अगले दिन भी होगी. मैंने फिर मीठा खाया, लेकिन जब ये थर्ड डे चीज़ हुई तो मुझे ये हुआ कि ये चीज़ ठीक नहीं है. मेरा बच्चा वैसा मूवमेंट कर ही नहीं रहा जैसे वो पहले करता था. मतलब वो हर 2 घंटों में थोड़ी बहुत ही मूवमेंट मेरा बेबी कर देता था, लेकिन अब मूवमेंट वैसी नहीं हो रही थी, हो तो रही थी लेकिन कम हो गई थी. तो मैंने उस दिन फिर मीठा खा के देखा, लेकिन 1 घंटा हो गया, बेबी की फिर भी मूवमेंट नहीं हुई. फिर मैंने उसके बाद थोड़ा खट्टा भी खा के देखा, फिर भी मूवमेंट नहीं हुई. तो उसके बाद मैं सीधा अपने डॉक्टर को कॉल किया, तो उन्होंने बोला आप आ जाइए यहाँ पे, तो हम चेक कर लेते हैं. तो पहले तो उन्होंने बेबी की हार्ट बीट चेक की, हार्ट बीट ठीक थी, सब कुछ ठीक था. लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मैं वहाँ, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई. तो अब प्रॉब्लम क्या आई, अल्ट्रासाउंड में ये आ गया कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो चुका है, जिस वजह से बच्चा घूम नहीं पा रहा था. क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड ही है ना, वो पानी है जिसके अंदर बच्चा होता है. अब बच्चे को अगर वो पानी नहीं मिलेगा जिसके अंदर वो खेल रहा है, घूम रहा है, तो फिर वो मूवमेंट कैसे करेगा, वो कम हो गया था. तो अगर आपको, कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे ही अगर फील हो रहा है कि आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, चाहे वो 8th मंथ है, चाहे वो 9th मंथ है, या फिर 7th मंथ है, जो मर्जी मंथ हो, तो आपने इन तीनों मंथ्स में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपको मूवमेंट वैसी नहीं फील हो रही तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए. आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड बोलेंगे एंड तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे के साथ सब कुछ ठीक है कि नहीं है. क्योंकि अगर मैं एमनियोटिक फ्लूइड जैसे मेरा कम था तो मुझे ड्रिप्स लगाई गई थी फिर. ठीक है, तो मुझे ड्रिप्स लगाई गई, उसके बाद मेरा एमनियोटिक फ्लूइड ठीक हुआ. और उसके बाद मेरी गायनेक ने बोला था कि हमें जस्ट ये 8th मंथ कंप्लीट करना है, निकालना है बस ये. 9th मंथ का जैसे ही स्टार्ट होगा, या फिर 1 वीक भी निकल जाए 9th मंथ का, उसके बाद जब मर्जी डिलीवरी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमने 8th कम्प्लीटली निकालना है मंथ. उनको मेनली ये था. ठीक है, तो आपने मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना. ठीक है, अब उसकी बात करते हैं. सेकंड जो आता है चीज़, वो होती है ग्रोथ, फीटल ग्रोथ. तो क्या होता है कि जब हमें कंसीव होता है तो आप देखिएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पूछेंगे आपका साइकिल कब आया था, है ना, लास्ट साइकिल. तो जो साइकिल का आपका आता है उसका फर्स्ट डे वो ले लेते हैं, जिस दिन आपको साइकिल आता है उस दिन से लेके वो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज ऐड करते हैं और आपको डिलीवरी डेट दे देते हैं कि इस दिन आपकी 9 महीनों के बाद इस दिन आपकी डिलीवरी हो जाएगी.
लेकिन क्या होता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं ना, फिर आपका 3rd मंथ में जैसे एंटी स्कैन हुआ, जब आपका कोई और टेस्ट हो रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी, जब वो करवाया जाता है तो उसके ऊपर भी डेट जो है लिखी हुई आती है, वो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है। आप देखना, अगर तो दोनों डेट सेम है, जो डॉक्टर ने निकाल के दी है, कैलकुलेट करके दी है, और जो एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू आई है, तो ठीक है। अगर उसमें 10 दिन का गैप है तो भी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट एन इशू, इतना चल जाता है। लेकिन अगर गैप 25 डेज़ का आ गया, 1 मंथ का आ गया, तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी डिलीवरी डेट जो आप डॉक्टर ने कैलकुलेट की है और जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू निकली है, उसमें फ़र्क इसलिए आ जाता है, 1 मंथ का 25 डेज़ का आ गया, तो वो ये होता है कि बच्चे की ग्रोथ उस अकॉर्डिंग हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज आना शुरू होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर 10 to 15 डेज़ का गैप है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इसमें कोई घबराना नहीं। लेकिन अगर गैप ज़्यादा आ रहा है, 1 मंथ का गैप आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रोटीन डाइट इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। ठीक है, प्रोटीन बढ़ाइए जिससे कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से होगी और ज़्यादा होगी। हो ठीक ही रही होगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, जैसे जो कैलकुलेट की है डिलीवरी डेट, उसके अकॉर्डिंग आप कह लीजिए। ठीक है, क्या पता जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग पहले डिलीवरी डेट आ जाए, और क्या पता जो कैलकुलेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग बहुत आगे डेट जा रही है। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है टाइप्स ऑफ लीकेज या फिर टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज कह लीजिए। अगर आपको ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का, येलो कलर का, चाहे तो वो वाइट कलर का ही कर्लिश सा डिस्चार्ज हो, और ऐसा डिस्चार्ज हो जिसके साथ साथ आपको इचिंग हो रही है, खारिश करने का दिल कर रहा है, थोड़ी जलन सी महसूस हो रही है, थोड़ा गरम गरम सा फील हो रहा है, तो प्लीज़ आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो इससे डिलीवरी जल्दी हो जाती है, अर्ली डिलीवरी हो जाती है, समटाइम्स प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं कहती हूँ, ये जितने भी 3 मैंने सिम्टम्स बताई हैं, चीज़ें बताई हैं, इनका मतलब ये नहीं होता कि हाँ अगर आपको ये चीज़ हो गई है तो इससे कोई बहुत ही बड़ा रिस्क हो गया है, नहीं कॉम्प्लिकेशन ही होगी, ट्रबल ही आएगी हमें, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम टाइमली इस चीज़ को जज कर लेते हैं तो हमें ठीक आगे डॉक्टर जो है गाइड करते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। हाँ, अगर किसी फीमेल को ऑलरेडी थायराइड के इश्यूज़ हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर पहले से ही था प्रेगनेंसी से पहले, या फिर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया है, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एंड साइड बाय साइड अगर आपकी ट्विन्स हैं, प्रेगनेंसी है, या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या फिर आप एक और केस कह लीजिए, जैसे आपको पहले मिसकैरेजेस का हिस्ट्री रह चुका है, जैसे मुझे डीएनसीज हुई हैं, मेरी 2 बार डीएनसी हुई थी, तो उन केसेस में हमें ज़्यादा प्रेगनेंसी पे ध्यान देना पड़ता है ताकि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर हो चुकी है पहले, थोड़ा आपका हिस्ट्री ऐसा रह चुका है डीएनसीज या फिर मिसकैरेजेस का, प्री मैच्योर डिलीवरी का, तो आप अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दें, अपने बच्चे पे ध्यान दो, ताकि आपको ये चीज़ रिपीट ना हो सके, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क वाला केस हो जाता है। क्योंकि जब मेरी डीएनसीज हुई थी 2 बार, मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी जब मेरी डीएनसीज हुई, ठीक है, पहली प्रेगनेंसी थी। तो ये सेकंड टाइम जब मैंने कंसीव किया था तो मेरी सिंगल प्रेगनेंसी थी, पर मैं बहुत कॉशियस रहती थी, बहुत एकदम मतलब ध्यान से रहती थी, डरती बहुत थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे बच्चे को। ठीक है, हर कोई डरता है अपने बच्चे के लिए, तो आपने ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना किसी चीज़ को। छोटी से छोटी चीज़ कोई अनकंफर्टेबल लग रही है, डॉक्टर को पूछो, जाओ उनके पास, घर मत रुको। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सो अपना ध्यान रखो, घर का खाना खाओ और एक्टिव रहो, मस्त रहो, खुश खुश रहो, हैप्पी रहो। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करो, और लाइक भी ज़रूर किया करो। एंड कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।